हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और आज का स्पेशल टॉपिक हमारा रहेगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस, चैलेंज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड कांग्रेस सिस्टम। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कंट्री फेस्ड थ्री चैलेंजेस। तीन बड़े चैलेंजेस जो है वो कंट्री ने फेस किए। एक बार आपकी जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो तीन चैलेंज कौन कौन से थे। थ्री बिग चैलेंज वर फेस्ड बाय द कंट्री। फर्स्ट चैलेंज वाज यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन विद डाइवर्सिटी। यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन विथ एकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के साथ में कंट्री का यूनिफिकेशन इंटीग्रेशन करना वाज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज वाज establishment ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट करना। एंड द थर्ड चैलेंज वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। These were the three major challenges before the nation at the time of independence। ये तीन बड़े चैलेंज थे कंट्री के सामने इंडिपेंडेंस के टाइम में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, तो बच्चों, अब हम ये जो हमारा चैलेंज है, सबसे पहला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस are all major leaders and constitution makers were agree upon one point। सारे के सारे लीडर जो है वो एक बात पर एग्री थे, यूनानिमसली एग्री थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वुड बी ए डेमोक्रेटिक नेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी फॉर्म थ्रू डेमोक्रेसी एंड रन थ्रू डेमोक्रेसी। यानी इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री डेमोक्रेटिक नेशन होगा और डेमोक्रेसी से ही गवर्नमेंट चलेगी। यानी डेमोक्रेसी को लेकर एक एक्सेप्टेंस थी, एक एग्रीमेंट था और इसलिए डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट इट वाज नॉट इजी टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन कंट्री, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, जो नया नया इंडिपेंडेंट हुआ है। तो बच्चों, ये दिख रहा है आपको कि मेजर लीडर्स गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मैनी मोर लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पर एग्री अपॉन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। डेमोक्रेसी पर एग्री थे और चाहते थे कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन बने। और उसके लिए हम सबको पता है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट किया गया कि भाई डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन के थ्रू होगा। In a democracy, we know that government run by the people, to the people and for the people. And present time, we know that indirect democracy or representative form of democracy is being practiced। ये indirect democracy यानी representative democracy सब जगह पर प्रैक्टिस हो रही है। और इसमें खास बात यह है कि representative of people on behalf of people run the government। तो how representative of people would be chosen, कैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल का जो है सिलेक्शन होगा, कैसे उनको चूज किया जाएगा, तो उसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है और वो मेथड है बच्चों इलेक्शन। क्या मेथड है वो? इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू होगा। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट में जो फर्स्ट स्टेप जो लिया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी उसी टाइम पर सबसे पहले आर्टिकल 3 to 4 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पावर्स, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 3 to 4 is related to the composition, power and functioning of the election commission of India, and which is fully responsible for the
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, ये फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट है बच्चों, आर्टिकल 3 to 6 में मेंशन है, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू वोट टू ऑल। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे सिटीजन को, सभी नागरिकों को राइट टू वोट दिया गया। और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स तो है ही है, फंडामेंटल राइट्स है, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, राइट टू वोट तो हमने पढ़ा ही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसको बोलते हैं। और ये इंडिया के लिए बच्चों पहली बार, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री विच प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया। और इस बात पर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है वो यूनानिमसली एग्री थे कि सबको एक साथ में, आइदर दे आर रिच और पुअर, आइदर दे आर लिटरेट और इलिटरेट, मेल और फीमेल, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शुड बी गिवन टू ऑल। और इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए स्टूडेंट्स, ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, इनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है भाई? सीनियर आईएएस ऑफिसर थे सुकुमार सेन। इनको फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया और इनको ये टास्क दिया गया कि आप इंडिया में पहले इलेक्शन करवाएंगे, सबसे पहला जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन करवाना और इलेक्शन के थ्रू इंडिया में डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट करना। इट वाज ए बिग टास्क और बिग चैलेंज बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट वाज द फर्स्ट एक्चुअल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। यही डेमोक्रेसी का सबसे पहला टेस्ट था। तो उस समय स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कंडक्ट करवाने में फेस करनी पड़ी। और उस समय जो है इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे, फॉरेन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन किया कि इन इंडिया डेमोक्रेसी कुड नॉट बी सक्सेसफुल, नहीं सक्सेसफुल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? उनका ऐसा मानना था कि भाई जनरली डेमोक्रेसी कैन बी सक्सेसफुल ओनली इन ए डेवलप्ड कंट्रीज, के केवल डेवलप्ड कंट्रीज में ही डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। केवल उन्हीं कंट्रीज में हो सकती है जहां पर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट हो, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, वहीं पर डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल होती है। और इंडिया जैसा कंट्री, majority of population, approximately 90% population that time was illiterate, only 12% people were literate, बहुत ही छोटा नंबर था ये। उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स, इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया was living below the poverty line, गरीबी रेखा के नीचे थी। तो इकोनॉमिक अनडेवलपमेंट था, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो ऐसा प्रेडिक्शन जो है वो दिया गया और चैलेंज भी किया गया कि जवाहरलाल नेहरू जो है, इनका डेमोक्रेसी का ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है इंडिया में, इंडिया जैसे कंट्री में, इट वुड बी फेल्ड, ऐसा प्रेडिक्शन दिया गया। लेकिन बच्चों, इलेक्शन कमीशन ने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। हालांकि इनको चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े, बहुत ज़्यादा चैलेंज जो है वो फेस करने पड़े, और फिर भी इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो 1952 में। कब हुआ भाई? 1952 में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो कि इंडिया की इलेक्टोरल हिस्ट्री में और इंडिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में फर्स्ट जनरल इलेक्शन, इंडिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में और इंडिया की इलेक्टोरल हिस्ट्री में ये लैंडमार्क जजमेंट है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। हालांकि प्रोसेस 51 से शुरू हो गया था, लेकिन 52 में ये कंप्लीट हुआ और मेजर पार्ट्स में कंट्री में जो है वो वोटिंग इस दिन हुई, इसलिए इसको हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 बोलते हैं। अब बच्चों, क्या चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने था? तो इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा चैलेंज ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना, डिलिमिटेशन करना, डिमार्केशन करना। जैसे आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है सारी, है ना, उसमें थोड़ा बहुत मामूली चेंजेस करने पड़ते हैं थोड़े टाइम के बाद, बाकी बनी हुई है। लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्क करना, डिलिमिटेशन करना, इट वाज द फर्स्ट बिग चैलेंज
बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला बड़ा चैलेंज यही था। दूसरा चैलेंज था बच्चों, इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन करना। वोटर लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स के कौन वोटर होगा भाई, कौन वोटर देगा, उसका नाम इलेक्टोरल रोल, जिसको अपन वोटर लिस्ट बोलते हैं पॉपुलरली, उसमें लिखना, उसमें प्रिपेयर करना। तो ये बहुत बड़ा टास्क था उस समय। उस समय इतने एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे, तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करवाना, इलिटरेट पॉपुलेशन थी, वो अपना नाम भी नहीं बताती थी। स्पेशली वुमेन के लिए वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना जो है, वो वुमेन का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना, रूरल एरियाज़ के नाम शामिल करना, रिमोट एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। इसलिए कई बार जो है वुमेन के नाम भी मिस हो गए और 2-3 बार जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद में वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन हुआ। उसके बाद में स्टूडेंट्स इलेक्शन करवाना, और इलेक्शन करवाने के लिए एम्प्लॉयज़ का अरेंजमेंट करना। उस टाइम इतने एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे, और जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पास में इलेक्शन कंडक्ट करवाने का किसी तरह का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। तो उनको ट्रेनिंग देना, प्रॉपर मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करना इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन कंडक्ट करवाना। और भी बहुत सारे टास्क जो है इलेक्शन के लिए, इतनी ज़्यादा मशीनरी का अरेंजमेंट करना, इलेक्शन कैसे करवाए जाएं, तो ये सारा जो है इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इन सारे चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम किया और बिल्कुल फ्री और फेयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में कंडक्ट किया, और जितने भी क्रिटिक्स थे इनको रॉन्ग प्रूव किया, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। इंडिया में सक्सेसफुली डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट विद द सक्सेसफुल फर्स्ट जनरल इलेक्शन के साथ में हो गया। तो ये सारा हुआ। अब जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो है किस तरह के इलेक्शन मेथड जो है वो यूज़ किया गया, उसके बाद में क्या इलेक्शन मेथड में जो है वो चेंजेस किए गए। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में स्टूडेंट्स स्टिल बॉक्सेस का यूज़ किया गया। वोटिंग के मेथड्स जो है वो बार बार बदलते रहते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वोटिंग के मेथड बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन में स्टिल बॉक्सेस का यूज़ किया गया। हर बॉक्स पर जो है वो कैंडिडेट का नाम होता था, और फिर वोटर्स उस पर लिखते थे। तो बहुत सारे स्टिल बॉक्सेस का अरेंजमेंट करना पड़ा। सेकेंड इलेक्शन में जो है वो स्टिल बॉक्सेस उसमें जो है वो बैलेट पेपर बनाया गया, जिसमें एक तरफ कैंडिडेट का नाम होता था, दूसरी साइड में जो है वो इलेक्टोरल सिंबल यानी इलेक्शन का निशान सिंबल होता था, और उसको फिर फोल्ड करके बॉक्स में डालते थे। ये सेकेंड इलेक्शन के बाद से फिर होने लगा। और आज के टाइम में आप लोगों को पता ही है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, और उसकी वजह से इलेक्शन जो है वो थोड़ा फास्ट हो गया है, सिस्टमेटिक हो गया है, और जो है टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होने लगी है। ये देखो फर्स्ट जनरल इलेक्शन का फोटोग्राफ आपको दिख रहा है। अलग अलग स्टील बॉक्सेस हैं। स्टील बॉक्सेस पर देखो कैंडिडेट का नाम है, साथ में इलेक्टोरल सिंबल है। इस तरह से फर्स्ट जनरल इलेक्शन में बहुत सारे इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ी संख्या में स्टील बॉक्सेस का यूज करना पड़ा, उनको स्टोर करना, उनको मैनेज करना। इट वाज ए बिग एक्सरसाइज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो उस समय किया गया। ये वोटर फर्स्ट जनरल इलेक्शन का 1952 का सीन है, और उसके बाद से बच्चों बदले हैं। स्टील बॉक्सेस यूज किए गए थे। बैलेट पेपर कैरिड द नेम एंड सिंबल्स, ये बाद में किया गया बैलेट पेपर वाला, और फिर बाद में आज के टाइम में ईवीएम का यूज हो रहा है। फर्स्ट ईवीएम मशीन का यूज सैंपल के तौर पर केरला में किया गया, बाद में फिर गोवा में, और उसके बाद में 2007 से जो है वो पूरे कंट्री में ईवीएम का सक्सेसफुल यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब है बच्चों, इंडिया में डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, लेकिन डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ में एक बहुत जो है कि भाई वन पार्टी का डोमिनेंस भी इस्टेब्लिश हो गया, और वो वन पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। वन पार्टी डोमिनेंस इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए कांग्रेस सिस्टम। इसी को कांग्रेस सिस्टम बोला गया कि इंडिया के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर आफ्टर इंडिपेंडेंस India's political system was dominated by one party and that was the Indian National Congress। कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस हमें देखने को मिला। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन हुए। फर्स्ट इलेक्शन 1952, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। सेकंड जनरल इलेक्शन 1957, थर्ड जनरल इलेक्शन 1962,
तो भाई पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बड़ी विक्ट्री मिली। नेशनल लेवल पर यानी सेंट्रल के लेवल पर इलेक्शन वाज वन बाय द कांग्रेस पार्टी विद ह्यूज मेजॉरिटी, एंड state level Congress also won the elections and rule formed the government in most of the states में कांग्रेस पार्टी ने अपना रूल जो है वो फॉलो किया, रूल चलाया और गवर्नमेंट फॉर्म की। यानी कांग्रेस पार्टी की बच्चों डोमिनेंस हमें इस पीरियड में देखने को मिली और इसीलिए इसको वन पार्टी डोमिनेंस और कांग्रेस सिस्टम के नाम से इसको जाना गया। कांग्रेस वन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन 52, 57 एंड 62 और इस पार्टी इस टाइम में जो सेकंड लार्जेस्ट कांग्रेस को चैलेंज देने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल ग्रुप दैट टाइम में मौजूद नहीं था। सेकंड नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टूड सेकंड इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन बाय विनिंग ओनली 16 सीट्स, केवल और केवल 16 सीट्स मिली और इस पूरे को हमने कांग्रेस डोमिनेंस बोला गया, कांग्रेस सिस्टम बोला गया। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जो है वो 364 सीट मिली। सेकेंड जनरल इलेक्शन जो 1952 में हुआ इसमें 371 सीट मिली और फोर्थ जनरल इलेक्शन है, फोर्थ जनरल इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी को जो है 361 सीट मिली। सॉरी थर्ड जनरल इलेक्शन में यानी कांग्रेस पार्टी को पहले 3 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिली और कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस हमें सेंट्रल के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर देखने को मिली और इसी को हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और कांग्रेस सिस्टम बोला है। अब है बच्चों क्वेश्चन जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। What were the reason for the dominance of Congress party in first 3 general election? कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस के फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में क्या रीजन थे? What were the reason behind the dominance of Congress party in first 3 जनरल इलेक्शन? क्या कारण थे भाई, क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी बड़ी मेजोरिटी के साथ में इलेक्शन विन कर रही थी सेंट्रल के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, उसके क्या रीजन थे? तो वन बाय वन हम रीजन को समझते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन was the heritage of national movement. Congress party had the heritage of national movement and freedom struggle. अब ये हेरिटेज क्या है? तो कांग्रेस पार्टी के पास में नेशनल मूवमेंट की हेरिटेज थी। कांग्रेस पार्टी इज कंसिडर्ड एज ए पार्टी ऑफ नेशनल मूवमेंट, पार्टी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड पीपल थॉट दैट कांग्रेस, बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इज पॉसिबल because of the Congress party and most of the Congress leaders were the freedom fighters, national movement के leader थे, and that's why Congress party was very popular among the people of India. इंडिया के लोगों में कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। दूसरा पॉइंट है बच्चों वो है कांग्रेस was the only party then to have an organization spread all over the country. कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो उस टाइम पूरे कंट्री में फैला हुआ था, वन एंड ओनली पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया दैट टाइम। अब इसके पीछे रीजन ये है कि भाई कांग्रेस, वी नो दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट आल्सो ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में इसकी गिनती होती है। 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, हमको पता है। तो ये कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे कंट्री में, हर स्टेट में, हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यहाँ तक कि ब्लॉक और तहसील के लेवल और विलेज के लेवल पर भी कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी कांग्रेस के अपोजिट में, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। उनके पास में केवल लिमिटेड एरियाज में इन्फ्लुएंस थे, लिमिटेड उनके पास में ऑर्गेनाइजेशन था। तो
तो वो कांग्रेस पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन के मामले में, वर्कर्स के मामले में, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जो है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में सब जगह फैले हुए थे, तो इसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिलता था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जो है वो बड़ी विक्ट्री के साथ में विन किया। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स कांग्रेस की विक्ट्री में, कांग्रेस की डोमिनेंस में, वो है कैरिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस पार्टी के पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज वेल नोन फ्रीडम फाइटर, लीडर ऑफ नेशनल मूवमेंट, प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, पीपल ऑफ गांधी जी है ये, और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, इनकी पॉपुलैरिटी लोगों में बहुत ज़्यादा थी। कांग्रेस के पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कैरिस्मेटिक लीडरशिप था और इसी लीडरशिप की वजह से इनकी लीडरशिप में फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952, सेकंड जनरल इलेक्शन 1957 और थर्ड जनरल इलेक्शन 1962 हुआ और इन तीनों ही इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जो है वो बड़ी मेजोरिटी मिली। और फोर्थ पॉइंट जो कांग्रेस की विक्ट्री के लिए था कि देयर वाज नो स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी टू चैलेंज कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस को चैलेंज देने के लिए उस टाइम में कोई भी स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी नहीं थी। हालांकि मल्टी पार्टी सिस्टम था इंडिया में। उस समय बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, भारतीय जनसंघ भी था, फर्स्ट इलेक्शन से ये भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, भारतीय जनसंघ था, बाद में स्वतंत्र पार्टी भी बनी। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो टाइम टू टाइम फॉर्म हुई इंडिया में, और इंडिया में शुरू से ही मल्टी पार्टी सिस्टम था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते थे, बट देयर वाज नो स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो लिमिटेड एरिया में था, तो ये कांग्रेस को एज सच कोई बड़ा चैलेंज दे नहीं पा रहे थे, और इसलिए कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस जो है बच्चों फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में बनी रही और कांग्रेस पार्टी ने इजीली जो है इलेक्शंस को विन किया और पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस बनी रही। इट इज ऑल्सो नोन एज वन पार्टी डोमिनेंस एंड कांग्रेस सिस्टम ऑल्सो, इसको कांग्रेस सिस्टम बोला गया बच्चों। अब है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस को, या फिर हम इसको बोलें कि कांग्रेस सिस्टम को इंडिपेंडेंस के बाद में पहली बार जो चैलेंज कहीं मिला तो वो मिला बच्चों केरला स्टेट में। कब मिला ये केरला स्टेट में? 1957 में केरला असेंबली इलेक्शन के टाइम में कांग्रेस को जो है वो रियल चैलेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार जो है वो मिला और केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट लीडर, वेल नोन कम्युनिस्ट लीडर जिनका नाम आप लोगों को पता है बच्चों, ये बहुत ही बड़े कम्युनिस्ट लीडर हैं और इनका जो है आप सभी लोग जानते हैं, EMS नंबूदरीपाद। EMS नंबूदरीपाद वाज द ग्रेटेस्ट कम्युनिस्ट लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, फोटोग्राफ दिख रहा है, और ये उस विक्ट्री के बाद में केरला के चीफ मिनिस्टर बने एंड इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड है। पहली बार दुनिया में कहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, तो वो है बच्चों केरला में अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रेट लीडर EMS नंबूदरीपाद एंड इट वाज द फर्स्ट चैलेंज टू द कांग्रेस पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1957। ये कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल भी आप लोगों को दिख रहा है और ये देखेंगे मानसून सेल है बच्चों, जिसमें 90% डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है, मेगा मानसून ऑफर है और 50% जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। जो भी आप 6 से लेकर 6 to 12 के जो भी कोर्सेज आप उत्कर्ष के परचेज करेंगे तो उसमें ये सेल आपको दिखेगी, ये डिस्काउंट आपको दिखेगा। तो भाई मौके का फ़ायदा उठाओ, चूको मत, और
जो भी आपके आसपास में कोई है, आपके नियर डियर कोई है, रिलेटिव्स है, सिबलिंग्स है, भाई बहन है, तो उनको जरूर बताएं। यस। तो भाई केरला में क्या हुआ, कैसे कांग्रेस पार्टी को केरला में बड़ा चैलेंज 1951 में मिला, तो देखते हैं स्टूडेंट। केरला में असेंबली इलेक्शन हुआ मार्च 1957 में। कब हुआ? मार्च 1957 द असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन केरला। असेंबली इलेक्शन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी टोटल देखो 126 सीट्स हैं यहाँ पर टोटल असेंबली में, और इसमें से कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ने विन करी 60 सीट एंड हैड द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट, 5 निर्दलीय कैंडिडेट्स यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पर इनको टोटल सपोर्ट मिल गया 65 सीट्स का आउट ऑफ 126 सीट्स। तो यहाँ पर देखो भाई मेजोरिटी चाहिए 50% प्लस 1, यानी 50% प्लस 1 64 हो रहे हैं। 126 का 50% हो जाएगा 63 और प्लस 1 यानी 64, इनके पास में 65 है, तो मेजोरिटी इन्होंने अचीव कर ली। कांग्रेस पार्टी को पहली बार डिफीट मिला, और चूंकि इन्होंने मेजोरिटी अचीव कर ली तो गवर्नर ने EMS नंबूदरीपाद को, ये देखो नाम मैंने आपको बताया, EMS नंबूदरीपाद उस समय केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, उनको इनवाइट किया। इन्होंने जो है वो फॉर्म की गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, एंड इट वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड विच वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। दुनिया की पहली गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुई। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट तो बहुत जगह पर बनी है, चाइना में भी आपने देखा होगा, सोवियत यूनियन यानी सोवियत रशिया जो आज का है वहां पर भी देखा है, लेकिन वो सारी की सारी रिवोल्यूशन के बाद में फॉर्म हुई थी, नॉट बाय द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो पहली बार केरला में हुई है 1957 मार्च में। तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और कांग्रेस पार्टी को पहली बार जो है मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, सारे के सारे स्टेट लगभग कांग्रेस पार्टी गवर्न करती थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट वहां पर रहती थी। लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी को डिफीट मिली और कांग्रेस पार्टी जो है वो आउट ऑफ पावर हो गई। लेकिन बच्चों पहली बार ऐसा हुआ है, कांग्रेस की डोमिनेंस थी, तो कांग्रेस ने इस डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस कुडंट एक्सेप्ट द डिफीट and began a liberation struggle against the elected government। liberation struggle इन्होंने 1959 में शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने कम्युनिस्ट पार्टी की केरला की गवर्नमेंट को, केरला की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया अंडर आर्टिकल 356 जो कि इमरजेंसी पावर है। आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी स्टेट में, ये इमरजेंसी पावर क्या कहता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रही है, या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल है, अपने लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी दे नहीं पा रही है, बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो वहां पर उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, और प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं वो इम्पोज कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। लेकिन केरला में ऐसा नहीं था, केरला में ऐसा नहीं था। केरला में केवल इतना सा था कि भाई सेंट्रल के लेवल पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, केरला में, केरला स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, और पहली बार कांग्रेस पार्टी की डिफीट हुई केरला में, इसलिए वो उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कम्युनिस्ट पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, एंड इट वाज द फर्स्ट, नोट करना ये बात बच्चों, इट वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी का मिसयूज है, और देखो फर्स्ट टाइम स्टेट इमरजेंसी पावर का मिसयूज किया गया कांग्रेस ने अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ये बच्चों कांग्रेस पार्टी का इस तरह से डोमिनेंस को पहली बार जो है वो चैलेंज मिला। उसके बाद से भी जो है इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में लगभग कांग्रेस की डोमिनेंस रही, सब जगह पर कांग्रेस पार्टी
जो है वो विन करती थी, सेंट्रल के लेवल पर भी विन करती, स्टेट के लेवल पर विन करती और स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करती। इस वन पार्टी डोमिनेंस को या फिर हम बोले कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस को हमने कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना। ये देखो भाई, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का नेचर कैसा था। तो आप लोग ये सरप्राइज करोगे, सर ये क्या है, बैलों की जोड़ी है, इधर हाथ है। तो ये कांग्रेस का ओल्ड इलेक्टोरल सिंबल है। क्या है भाई, ये पुराना कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल है और ये नया वाला है जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहा है। ये नया इलेक्टोरल सिंबल है कांग्रेस पार्टी का। हाँ, तो भाई कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस क्यों थी, क्या रीजन है भाई कांग्रेस पार्टी का। तो भाई जनरली ऐसा देखा गया कि जिन जिन कंट्रीज में वन पार्टी की डोमिनेंस होती है वो डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी हो जाता है। कई बार हम लोग जो है वो वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस को सिमिलर मान लेते हैं, जबकि अलग अलग है, डिफरेंट है। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी सिस्टम मीन्स political system of a country allow only one party to participate in political process of the nation. वन पार्टी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। फॉर एग्जांपल चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है। चाइना में क्या है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी को अलाउ किया गया है कि वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरा कोई लड़ ही नहीं सकता। एक ही पार्टी और उसके एलाइज जो है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो नेचुरली विक्ट्री भी उसी पॉलिटिकल पार्टी की होगी, गवर्नमेंट भी वही पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा। तो ये इस सिस्टम को बोला गया वन पार्टी सिस्टम। चाइना में, क्यूबा में ये सिस्टम हमें देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों, वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या है? वन पार्टी डोमिनेंस जो इंडिया में कांग्रेस का देखने को मिला, उसमें और वन पार्टी सिस्टम में फर्क है। वन पार्टी डोमिनेंस में क्या है भाई, बहुत सारी पॉलिटिकल सिस्टम तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, है ना। पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ मल्टी पार्टी टू कंटेस्ट द इलेक्शन, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करो, इलेक्शन कंटेस्ट करो, ये सब अलाउ है। लेकिन बच्चों, यहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन विन करती है बिकॉज ऑफ द पब्लिक सपोर्ट, बिकॉज पीपल लाइक दैट पार्टी। उस पार्टी को लोग लाइक करते हैं, उसकी पॉलिसी को पब्लिक पसंद करती है और इसीलिए वो पार्टी बार बार इलेक्शन विन करती है और कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पर डोमिनेंस रखती है। इसको हम बोलते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। अब यहां पर देखना भाई, वन पार्टी सिस्टम में केवल एक पार्टी अलाउ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। वन पार्टी डोमिनेंस में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलाउ है, बहुत सारी मल्टी पार्टी अलाउ है। यहां पर वन पार्टी सिस्टम में, है ना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार, क्योंकि अलाउ वही है, अपोजिशन वहां पर है नहीं। यहां पर अपोजिशन भी है, भले एक पार्टी जीत रही है, गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन अपोजिशन भी है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल आप चाइना का देंगे और वन पार्टी डोमिनेंस का आप एग्जाम्पल देंगे इंडिया का। उसके अलावा भी वन पार्टी डोमिनेंस में भी डिफरेंस है। कई जगह पर क्या होता है भाई कि हमें वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिलता है। जैसे मैक्सिको का एग्जांपल दिया है, मैक्सिको में एक ही पॉलिटिकल पार्टी 70 सालों से रूल कर रही है, पीआरआई पॉलिटिकल पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी उसका फुल फॉर्म है। अब ये पार्टी क्या कर रही है कि इलेक्शन के टाइम में मिसयूज ऑफ पावर करती है, रॉन्ग मेथड का यूज करती है और जो है रॉन्ग मेथड का यूज कर रही है। इलेक्शन के एंड टाइम पर वोटर जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं, उनको चेंज कर लेते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मिसयूज करते हैं और जैसे तैसे करके डर्टी पॉलिटिक्स करके, डर्टी मेथड यूज करके इलेक्शन को बार बार विन करती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है भाई। इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं बिल्कुल फ्री और फेयर मैनर में।
किसी तरह का कोई, हमारा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और हर बार फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इवन दोज कैंडिडेट्स लूज द इलेक्शन, हाँ समझ रहे हो, जो कैंडिडेट इलेक्शन लूज करते हैं, इलेक्शन हारते हैं, वो भी मानते हैं कि भाई वो हार गए, लेकिन इलेक्शन वाज फ्री एंड फेयर, इलेक्शन वाज फेयर, बिल्कुल फेयर था, किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस था। वन पार्टी डोमिनेंस था, क्यों वन पार्टी डोमिनेंस? इसीलिए था कि भाई पब्लिक एक ही पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी पॉलिसी को, उसके लीडर्स को सपोर्ट कर रही थी, वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इसलिए बार बार विन कर रहे थे इलेक्शन बड़ी मेजोरिटी के साथ में। और जबकि दूसरी जगह पर ऐसा नहीं, और इलेक्शन भी फ्री और फेयर मैनर में हो रहे हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं है। दूसरे कंट्रीज में इलेक्शन में बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिस हमें देखने को मिल रही है, रॉन्ग मेथड का देखने को मिल रहा है, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम केवल एक सिंगल पार्टी को अलाउ कर रहे हैं। तो इंडिया का ये जो वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, ये प्योर जिसको बोलेंगे प्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर बेस्ड था, प्योर पब्लिक सपोर्ट पर बेस्ड था। पब्लिक का सपोर्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था, और इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो बार बार इलेक्शन विन कर रही थी। किसी तरह का कोई जो है हमें इसमें जो है वो गड़बड़ियाँ देखने को नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन विन कर रही थी अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से, अपने लीडर्स की पॉपुलैरिटी की वजह से, उसके पास में जो नेशनल मूवमेंट की लिगेसी थी उसकी वजह से, और अपोजिशन के स्ट्रांग नहीं होने की वजह से। तो ये थे, बाकी जो है आप लोगों को मैंने बताया कि इस तरह का कांग्रेस का डोमिनेंस था, और इसी डोमिनेंस को हम लोगों ने बच्चों कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना है। कांग्रेस सिस्टम, और इसको ट्रू चैलेंज जो है वो पहली बार तो 1957 मार्च में केरला असेंबली इलेक्शन में मिला, और बाद में फिर 4th जनरल इलेक्शन जो 1967 में हुआ उसमें मिला। उससे पहले जो 3 जनरल इलेक्शन हुए 52, 1952, 1957 और 1962, इसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी मेजोरिटी मिली। कांग्रेस पार्टी ने ह्यूज मेजोरिटी के साथ में जो है वो इलेक्शन को विन किया, और इसी को हम वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस डोमिनेंस और कांग्रेस सिस्टम के नाम से इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में जानते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।